हेलो स्टूडेंट, आज बीए फर्स्ट ईयर का आज का हमारा टॉपिक है चक्रवात। हम समझेंगे कि चक्रवात कहते किसे हैं, लेकिन चक्रवात का अध्ययन करने से पूर्व हमें वाताग्र के बारे में समझना है कि वाताग्र किसे कहते हैं। तो आइए वाताग्र के बारे में समझेंगे। वाताग्र, क्योंकि चक्रवातों की उत्पत्ति में वाताग्रों का अहम योगदान है। जो चक्रवात पढ़ेंगे हम, उससे पहले हमें वाताग्र का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। तो वात यानी होती है हवा और अग्र यानी आगे की ओर बढ़ना, यानी कि जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां, वाताग्र का अर्थ है, वाताग्र का अर्थ है, देखिए दो प्रकार की वायु राशि होती है, गर्म वायु राशि और ठंडी वायु राशि। तो दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां जब आपस में आकर के मिलती हैं, तो दोनों के बीच में एक संक्रमण क्षेत्र बनता है, ढाल युक्त सीमा बन जाती है। देखिए जैसे ये तो है हमारी गर्म वायु राशि और यह है हमारी ठंडी वायु राशि। जब दोनों ही आपस में आकर के मिलती हैं, गर्म वायु राशि ऊपर हल्की होकर के ऊपर उठ रही है और ठंडी वायु राशि भारी होने के कारण नीचे की ओर आ रही है, और इन दोनों के बीच में जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां आपस में आकर के मिलती है, तो एक संक्रमण क्षेत्र बनता है। इस संक्रमण क्षेत्र को ही हम वाताग्र के नाम से जानते हैं। तो वाताग्र की क्या परिभाषा आई? दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां जो आकर के मिलती हैं, तो दोनों के बीच में एक संक्रमण क्षेत्र बनता है या एक ढाल युक्त सीमा क्षेत्र बनता है। इस सीमा क्षेत्र को ही हम, ढाल युक्त सीमा को ही हम वाताग्र के नाम से जानते हैं। इन वाताग्रों का चक्रवात की उत्पत्ति में अहम योगदान है, इसीलिए हम सबसे पहले वाताग्र का अध्ययन करते हैं। वाताग्र कितने प्रकार के होते हैं देखिए। तो वाताग्र का अर्थ आ गया हमारे समझ में, दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के बीच का संक्रमण क्षेत्र का ढाल युक्त सीमा वाला क्षेत्र वाताग्र कहलाता है। वाताग्र मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। वाताग्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के वाताग्र के प्रकार। वाताग्र के प्रकारों में वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है उष्ण वाताग्र। क्या है? उष्ण वाताग्र। उष्ण वाताग्र किसे कहते हैं? समझिए उष्ण वाताग्र का अर्थ। तो देखिए उष्ण वाताग्र जब गर्म वायु राशि अधिक शक्तिशाली हो, क्या हो? जब गर्म वायु राशि अधिक शक्तिशाली हो और हल्की होकर के ऊपर उठती है, इसे उष्ण वाताग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण वाताग्र। कौन सी वायु राशि अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए? उष्ण वाताग्र के अंतर्गत जब गर्म वायु राशि अधिक शक्तिशाली होती है, तो हल्की होकर के वो ऊपर उठने लगती है और इससे जो हमारी ठंडी वायु राशि है वो नीचे दबने लगती है। इसे ही हम उष्ण वाताग्र के नाम से जानते हैं। जैसे अभी हमने एक डायग्राम से समझा था, देखिए ये तो गर्म वायु राशि है, शक्तिशाली है, और ये हमारी ठंडी वायु राशि है, और इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र बनता है, इसके द्वारा जो क्षेत्र बनता है, इसे हम उष्ण वाताग्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? उष्ण वाताग्र के नाम से। जब गर्म वायु राशि अधिक शक्तिशाली होती है और अधिक शक्तिशाली होने के कारण हल्की होकर के ऊपर उठने लगती है, जिससे ठंडी वायु राशि नीचे की ओर दबने लगती है, इस क्षेत्र को ही हम उष्ण वाताग्र के नाम से जानते हैं। तो पहला प्रकार कौन सा हो गया हमारा वाताग्र का? उष्ण वाताग्र। दूसरा है हमारा शीत वाताग्र। शीत वाताग्र। शीत वाताग्र किसे कहते हैं? तो देखिए शीत वाताग्र में ठंडी वायु राशि अधिक शक्तिशाली होती है, और ठंडी वायु राशि अधिक शक्तिशाली होने के कारण गर्म वायु राशि को ऊपर की ओर उठा देती है। यानी कि बात तो हुई है, ठंडी वायु राशि अधिक शक्तिशाली है और वो गर्म वायु राशि को हल्की होने के कारण उसे ऊपर उठा देती है। इस वाताग्र को हम शीत वाताग्र के नाम से जानते हैं। तो शीत वाताग्र
किसे कहते हैं? शीत वाताग्र देखिए, शीत वाताग्र के अंतर्गत ठंडी वायु राशि अधिक शक्तिशाली होती है। ठंडी वायु राशि अधिक शक्तिशाली होती है और गर्म वायु राशि को ऊपर उठा देती है। इसे हम शीत वाताग्र के नाम से जानते हैं। वाताग्र का दूसरा प्रकार कौन सा हुआ? शीत वाताग्र। शीत वाताग्र में कौन सी वायु राशि अधिक शक्तिशाली होती है? ठंडी वायु राशि अधिक शक्तिशाली होती है और गर्म वायु राशि को वो ऊपर की ओर उठा देती है। देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई भी आप फल ले लीजिए या कोई सब्जी ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आलू। आलू हमारी जैसे गर्म वायु राशि है और हमारे जो जिससे हम आलू को काटेंगे, जैसे चाकू से हम काटेंगे, तो चाहे हम चाकू को ऊपर रख लो आलू के, चाहे आलू को ऊपर रख लो चाकू के, कटना किसे? आलू को ही कटना है। तो ऊपर ही कौन सी वायु राशि ऊपर उठेगी? हल्की वायु राशि, गर्म वायु राशि उठेगी। चाहे शक्तिशाली हमारी ठंडी वायु राशि हो, चाहे शक्तिशाली हमारी गर्म वायु राशि हो, लेकिन ऊपर किसे उठना है? हल्की को करके गर्म वायु राशि को ऊपर उठना है। इस वाताग्र को हम शीत वाताग्र के नाम से जानते हैं। दो प्रकार हो गए, उष्ण वाताग्र। उष्ण वाताग्र के अंतर्गत गर्म वायु राशि अधिक शक्तिशाली होती है और हल्की होकर के ऊपर उठने लगती है, जबकि शीत वाताग्र के अंतर्गत ठंडी वायु राशि अधिक शक्तिशाली होती है, जिसके कारण ठंडी वायु राशि जो गर्म वायु राशि है उसे ऊपर की ओर उठा देती है। शक्तिशाली होने के कारण उठी कौन सी? गर्म वायु राशि उठी। इस प्रकार से बनने वाले संक्रमण क्षेत्र को हम शीत वाताग्र के नाम से जानते हैं। और अगला है हमारा अधिविष्ट वाताग्र। तीसरा प्रकार कौन सा है? अधिविष्ट वाताग्र। अधिविष्ट वाताग्र किसे कहते हैं? देखिए अधिविष्ट का मतलब होता है एक दूसरे का अतिक्रमण करना। जब ठंडी वायु राशि, इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, ये हमारा धरातल है और इस धरातल पर जब गर्म वायु राशि हल्की होकर के ऊपर उठने लगती है तो हर जो ठंडी वायु राशि है वो गर्म वायु राशि के क्षेत्र का अतिक्रमण कर लेती है। आपस में दोनों एक दूसरे के क्षेत्रों का अतिक्रमण कर लेती हैं। तो इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानेंगे? अधिविष्ट वाताग्र के नाम से जानेंगे। किसे कहते हैं अधिविष्ट वाताग्र? जब गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। देखिए ठंडी वायु राशि के क्षेत्र में गर्म वायु राशि प्रवेश कर गई और गर्म वायु राशि के क्षेत्र में ठंडी वायु राशि प्रवेश कर गई। इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण कर लिया है। इसे हम अधिविष्ट वाताग्र के नाम से जानते हैं। यह हो गया हमारा तीसरा प्रकार। चौथा प्रकार है हमारा शांत वाताग्र। चौथा प्रकार कौन सा है? शांत वाताग्र। शांत वाताग्र किसे कहते हैं? शांत वाताग्र में जब दोनों विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां एक दूसरे के समानांतर क्षैतिज रूप से हो जाती हैं, तो एक दूसरे को एक देखिए इस डायग्राम से समझेंगे। ये तो है हमारी गर्म वायु राशि और ये है हमारी ठंडी वायु राशि। ये आपस में एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं, जिसके कारण वाताग्र शांत हो जाते हैं। इसे हम शांत वाताग्र के नाम से जानते हैं। ना तो कोई किसी के क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा, न कोई एक दूसरे को आपस में ऊपर उठा रहे हैं, ना नीचे धसा रहे हैं। आपस में एक दूसरे से समानांतर बह रही हैं दोनों वायु राशियां। इन को हम शांत वाताग्र के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से वाताग्र का अर्थ क्या हुआ? दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां आपस में एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण करती हैं। एक दूसरे के देखिए ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसे तो हम वाताग्र के नाम से जानते हैं। वाताग्र कितने प्रकार के होते हैं? वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं। उष्ण वाताग्र, जब गर्म वायु राशि शक्तिशाली होती है, शक्तिशाली होने के कारण हल्की होकर ऊपर उठने लगती है और ठंडी वायु राशि को नीचे दबा देती है, इसे तो हम उष्ण वाताग्र के नाम से जानते हैं। शीत वाताग्र किसे कहते हैं? जब ठंडी वायु राशि अधिक शक्तिशाली होती है और शक्तिशाली होने के कारण हल्की वायु राशि को ऊपर उठा देती है, इसे हम शीत वाताग्र कहते हैं। अधिविष्ट वाताग्र, जब दोनों ही आपस में एक दूसरे के क्षेत्र का संक्रमण कर लेती है, तो इसे हम अधिविष्ट वाताग्र के नाम से जानते हैं। और शांत वाताग्र में आपस में एक दूसरे के समानांतर क्षैतिज रूप से चलती है, तो इसे हम शांत वाताग्र के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं। अब समझेंगे हम चक्रवात का अर्थ।
चक्रवातों की उत्पत्ति में इन वातावरणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसीलिए हमने वातावरण का अध्ययन किया। अब हम समझेंगे चक्रवात। चक्रवात किसे कहते हैं, यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। चक्रवात, देखिए वात यानी हवा और चक्र यानी चक्राकार रूप में। जब हवा कैसे चले, चक्राकार रूप में, लेकिन कैसे चलती है, इसका सबसे महत्वपूर्ण एक बिंदु, एक लाइन याद रखनी है। चक्रवात की परिभाषा उस लाइन के आधार पर ही निकल कर आ जाएगी हमारे सामने। चक्रवात न्यून दाब के केंद्र होते हैं। कैसे होते हैं, न्यून दाब के केंद्र। चक्रवात कैसे होते हैं, न्यून दाब के केंद्र होते हैं। इस लाइन के आधार पर ही हमारे चक्रवात की परिभाषा आ जाएगी। और हवाएं जब चक्राकार रूप में, केंद्र में कैसा होना चाहिए, न्यून वायुदाब, और हवाएं इसके चारों ओर समदाब रेखाएं होती हैं। समदाब रेखाएं मैं आपको जो हमारी विगत वीडियो है उसमें बता चुकी हूँ। आपको जब मैंने वायुदाब पेटियां बताई थी तो उसमें आपको समदाब रेखा का अर्थ स्पष्ट कर चुकी थी। समान दाब वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाने वाली सभी काल्पनिक रेखाओं को समदाब रेखा या आइसोबार के नाम से जानते हैं। तो देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए केंद्र में 1000 मिलीबार वायुदाब है, इसके बाद में ऊपर बढ़ता है 1001 मिलीबार, इसके बाद 1002 मिलीबार, इसके बाद 1003, 1004, बढ़ रहा है ना। तो चक्रवात की परिभाषा क्या आती है, चक्रवात न्यून दाब के केंद्र होते हैं। केंद्र में कैसा होना चाहिए, न्यून दाब होना चाहिए। तो उच्च दाब कहाँ पाया जाएगा, परिधियों पर उच्च वायुदाब पाया जाएगा। और हमारी पृथ्वी की घूर्णन बल या कोरियोलिस बल के कारण हवाएं चक्राकार रूप में चलती हैं। देखिए, चक्रवात की परिभाषा आपके सामने आ रही है। एक लाइन याद रखिए आपने, चक्रवात न्यून दाब के केंद्र होते हैं। केंद्र में न्यून वायुदाब और परिधि पर कैसे पाया जाएगा, परिधि पर उच्च वायुदाब पाया जाएगा। परिधि पर कैसा वायुदाब पाया जाएगा, उच्च वायुदाब पाया जाएगा। और कोरियोलिस बल या पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण हवाएं चक्राकार रूप में चलती हैं। और चक्राकार रूप में चलने के कारण जब हवाएं परिधि से, क्योंकि हवाएं कैसे चलती हैं, हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। उच्च से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं किधर से किधर चलती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो देखिए, आ गई हमारी परिभाषा चक्रवात की। क्या आ गई, जब परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चक्राकार रूप में चलती हैं तो इसे ही हम चक्रवात के नाम से जानते हैं। किस एक लाइन के आधार पर ही हमारी परिभाषा क्लियर हो गई कि चक्रवात न्यून दाब के केंद्र होते हैं। और हवाएं किधर से किधर चलती हैं, हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो किधर से चलेंगी, परिधि से केंद्र की ओर। जब हवाएं चक्राकार रूप में, और चक्राकार क्यों चलती हैं, पृथ्वी के घूर्णन बल या कोरियोलिस बल के कारण जब हमारी हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चक्राकार रूप में चलती हैं तो इसे ही हम चक्रवात के नाम से जानते हैं। स्पष्ट हो गया आज चक्रवात किसे कहते हैं, जब परिधि से केंद्र की ओर चक्राकार रूप में पृथ्वी के कोरियोलिस बल के कारण या पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण चक्राकार रूप में चलती हैं तो इसे ही हम चक्रवात के नाम से जानते हैं। चक्रवात के जो केंद्र होते हैं वो हमेशा न्यून वायुदाब के केंद्र होते हैं, इसीलिए हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। ठीक है, और जो हवाएं होती हैं ये उत्तरी गोलार्ध में तो घड़ी के विपरीत चलती है। उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलती है, घड़ी के विपरीत। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं होती है वो घड़ी के अनुकूल चलती हैं। कैसे चलती हैं, घड़ी के अनुकूल। उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलेंगी, घड़ी के विपरीत या घड़ी के एंटीकूल। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के अनुकूल या चक्राकार रूप में चलती हैं। इसे ही हम चक्रवात के नाम से जानते हैं। अब हमारा चक्रवात का अर्थ स्पष्ट हो गया। अब हम अध्ययन करेंगे चक्रवात अवस्थिति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। चक्रवात के प्रकार, अवस्थिति के आधार पर चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। पहला तो है शीतोष्ण चक्रवात, दूसरा है उष्ण चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात।
आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात किसे कहते हैं। तो देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जब मैंने आपको वाइज ऑफ पेटियम पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि जो हमारा ये बीच वाला भाग होता है 0 डिग्री, ये तो होता है विषुवत रेखीय वायुदाब, न्यून वायुदाब क्षेत्र। और जो हमारा 30 से 35 डिग्री वाला क्षेत्र होता है ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, विषुवत न्यून, ये होता है उपोष्ण उच्च, और ये वाला होता है उपध्रुवीय न्यून। इसी प्रकार से हमारे दक्षिणी गोलार्ध में होता है और ये वाला भाग होता है वो ध्रुवीय होता है। तो देखिए, 30 से 35 डिग्री वाला ये क्षेत्र है और ये 60 से 65 वाला क्षेत्र है। तो हमारी 35 डिग्री से और 65 डिग्री यानी कि 30 से 35 से लेकर के और 60 से 65 के बीच में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं, इन चक्रवातों को हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं। ये चक्रवात होते हैं वो मुख्य रूप से न्यून दाब के केंद्र होते हैं। केंद्र में हमेशा न्यून दाब होता है। तो देखिए, अब हम अध्ययन करेंगे। ये समझ आ गया कि हमारे चक्रवात जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वहां को कौन से क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, शीत यानी कि जहाँ पर शीत और उष्ण दोनों का बाहुल्य पाया जाता है, उस क्षेत्र में जो 30 से और 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों के बीच में उत्पन्न होते हैं, इन्हें हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो न्यून दाब के केंद्र होते हैं। केंद्र में हमेशा न्यून वायुदाब पाया जाता है और हमेशा यहाँ पर हवाएं चक्राकार रूप में चलती हैं। और इस चक्राकार रूप में जो चलती हैं, इनका जो आकार होता है वी आकार या अंडाकार या गोलाकार होता है। इन चक्रवातों का जो आकार होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं, 30 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों के बीच में उत्पन्न होते हैं। और इन चक्रवातों का जो आकार होता है वो कैसा होता है, वी आकार का, अंडाकार का या गोलाकार। जो ये चक्रवात चलते हैं वी आकार, अंडाकार या गोलाकार होते हैं। जो इनका व्यास होता है, जो इनका आकार होता है, इन चक्रवातों की विशेषताएं हैं। इनका जो आकार होता है वो आकार होता है 1920 से लेकर के 1040 तक। कितना होता है आकार, 1920 से लेकर के 1040 किलोमीटर का जो इनका आकार होता है, व्यास होता है इनका। और इन चक्रवातों की जो गति होती है चलने की वो होती है 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर के 48 किलोमीटर प्रति घंटे। ग्रीष्म काल में तो होती है 32 किलोमीटर प्रति घंटा और जो शीतकाल में होती है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इनकी गति होती है चलने की। और ये हमेशा जो चलते हैं उत्तरी गोलार्ध में तो घड़ी के विपरीत चलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के अनुकूल चलते हैं। जो इनका चलने का आकार होता है वो कैसा होता है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के अनुकूल, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के अनुकूल। कैसे चलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के अनुकूल। और इनका आकार कितना होता है, 1920 से 1040 तक होता है, ठीक है। और इनकी गति होती है वो कितनी होती है, इनकी गति होती है वो होती है 32 किलोमीटर प्रति सेकंड से प्रति घंटा से लेकर के 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इनकी गति होती है, ठीक है। ये हो गई इनकी विशेषताएं। और चलते कैसे, घड़ी के उत्तरी गोलार्ध में विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के अनुकूल। अब हम अध्ययन करेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की जो उत्पत्ति होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में जो मत दिया था वो दिया था 1863 में फिट्जरॉय महोदय ने। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहला मत दिया था फिट्जरॉय महोदय ने। इन्होंने बताया कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से होती है। किससे होती है, दो विपरीत स्वभाव वाली यानी कि ठंडी और गर्म वायु राशियों के मिलने से इनकी उत्पत्ति होती है। इसीलिए इन्होंने अपना पहला मत वायु राशियों के संबंध में दिया था 1863 में। इसके बाद में चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में दूसरा मत दिया था
1887 में। 1887 में एक विद्वान हुए थे एम्बरक्रॉम्बी। कौन थे? एम्बरक्रॉम्बी। इन्होंने, इनकी एक पुस्तक थी वेदर। इनकी पुस्तक वेदर में इन्होंने चक्रवात की उत्पत्ति के संबंध में बताया था, लेकिन गणितीय आधार पर इन्होंने जब इन्होंने अध्ययन किया था तो ये अपने सही ढंग से मत प्रस्तुत नहीं कर पाए थे, लेकिन इसलिए इनकी भी मान्यता सही ढंग से सफल नहीं हुई। फिट्जरॉय महोदय ने तो वायु राशियों के संबंध में दिया था, लेकिन एम्बरक्रॉम्बी ने अपनी पुस्तक वेदर में गणितीय आधार पर अपने सिद्धांत प्रस्तुत किया था, लेकिन गणितीय आधार पर वो इनके मत सही ढंग से प्रस्तुत नहीं हो पाए, इसलिए इनका भी जो सिद्धांत है वो सही ढंग से सफल नहीं हुआ। इसके बाद में 3 सिद्धांत चक्रवात की उत्पत्ति के संबंध में आए। पहला सिद्धांत था संवहन सिद्धांत। संवहन सिद्धांत। दूसरा था भंवर सिद्धांत और तीसरा था ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत। सिद्धांत हमारे सामने आए। संवहन सिद्धांत के अनुसार तो जो गर्म क्षेत्र होते हैं वहां पर संवेदनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं और उन संवेदनीय धाराओं के आधार पर चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, लेकिन यह सिद्धांत भी अधिक स्पष्ट रूप से सफल नहीं हुआ, क्योंकि हमारे विद्वानों ने बताया कि जो संवहन सिद्धांत है वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की व्याख्या करता है, न कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की व्याख्या करता है। भंवर सिद्धांत के अनुसार हमें ये पता चलता है कि जिस प्रकार से नदी में भंवर उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से हमारे वायुमंडल की निचली सतह पर भी यहाँ चक्रवात की उत्पत्ति के संबंध में भंवर उत्पन्न हुए होंगे, लेकिन यह सिद्धांत भी अधिक रूप से स्पष्ट नहीं हो सका। जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था चक्रवातों की उत्पत्ति में वो था ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत। कौन सा था? ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे कि ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत क्या है। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, यह सिद्धांत 1918 में, वैसे 1914 से चला था और 1918 तक चला था। 2 नॉर्वे के ऋतु वैज्ञानिक थे, विवर्तनीज और जयविवर्तनीज। इन्होंने दिया था और इन्होंने चक्रवात की उत्पत्ति के संबंध में अपनी 6 अवस्थाएं प्रतिपादित की थी और इसके आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांत में वाताग्रों का सहारा लिया। इसीलिए मैं आपको वाताग्र का अर्थ पहले ही स्पष्ट कर चुकी, क्योंकि इन्होंने अपने जो ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत लिया था शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को समझने में, उसमें वाताग्रों का सहारा लिया और इन्होंने अपने सिद्धांत को 6 अवस्थाओं के माध्यम से समझाया। 6 अवस्थाओं को हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहली अवस्था में इन्होंने बताया कि 2 विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां यानी कि ठंडी और गर्म वायु राशि आपस में एक दूसरे के समानांतर चलती है और समानांतर चलने के कारण मुख्य रूप से स्थायी वाताग्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? स्थायी वाताग्र का। इसके बाद में ये पहली अवस्था हो गई। पहली अवस्था में क्या बताया इन्होंने? जब ठंडी और गर्म वायु राशियां क्षैतिज रूप से आपस में एक दूसरे के समानांतर चलती हैं तो स्थायी वाताग्र का निर्माण होता है। दूसरी अवस्था में इन्होंने बताया कि जब 2 विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां आपस में एक दूसरे से शक्तिशाली होने की कोशिश करती हैं और इस शक्तिशाली होने की कोशिश में ये कैसी हो जाती है? लहरनुमा हो जाती है। हल्की तो ऊपर उठने की कोशिश करती है, भारी है वो इसे दबाने की कोशिश करती है हल्की को, इसके कारण एक लहरनुमा आकृति बन जाती है। इसे ही हम ध्रुवीय वाताग्र भी कह सकते हैं या लहरनुमा वाताग्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ध्रुवीय वाताग्र या लहरनुमा वाताग्र। जो दूसरी अवस्था है इसमें लहरनुमा हो जाती है हमारी हवाएं। इसके बाद में देखिए चक्रवात की उत्पत्ति बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगी आपको। तीसरी अवस्था में ये लहरनुमा होने के साथ साथ वक्राकार रूप में होने लगती है। कैसी होने लगती है? यानी कि ठंडी वायु राशि है वो शक्तिशाली होने लगती है और गर्म वायु राशि हल्की होकर के ऊपर उठने लगती है। ये तो है ठंडी और यह है गर्म और ज्यादा ही लहरनुमा होने लग जाती है।
इस प्रकार से लहरनुमा होने लग जाती हैं। तो इससे लहरनुमा आकृति बन जाती है। यह है हमारे चक्रवात की तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था के बाद में चौथी अवस्था उत्पन्न होती है और चौथी अवस्था में जो हमारा चक्रवात का केंद्र है यही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हल्की हवाएं, जो ठंडी हवाएं हैं वो तो हल्की होकर के ऊपर उठने लगेंगी और ठंडी हवाएं वक्राकार रूप में इसका क्षेत्र में अतिक्रमण करने लगेंगी। ये ठंडी हवाएं हैं जिसके कारण जो चक्रवात का केंद्र है इसमें न्यून वायुदाब विकसित होने लगता है। क्या होने लगता है? न्यून वायुदाब विकसित होने लगता है और ठंडी वायु राशि है वो गर्म वायु राशि वाले क्षेत्र में प्रवेश करने लगती है। ये कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था। इसके बाद में हमारी पांचवी अवस्था आती है। पांचवी अवस्था में क्या होता है कि जो हमारी ठंडी वायु, गर्म वायु राशि तो हल्की हो गई और कमजोर हो जाती है और जो ठंडी वायु राशि है ये बिल्कुल वक्राकार रूप में इसकी जगह ले लेती है और यहाँ तक आगे बढ़ जाती है और इसे अधिविष्ट वाताग्र के नाम से जानते हैं। अर्थात अधिविष्ट वाताग्र में एक दूसरे का अतिक्रमण कर लेती है, यानी कि ठंडी हवाएं हैं वो क्या कर लेती हैं? ठंडी हवाएं हैं वो गर्म क्षेत्र में जाकर के गर्म क्षेत्र के क्षेत्र को, जो गर्म क्षेत्र है उसका अतिक्रमण कर लेती है, उसमें प्रवेश कर जाती हैं। ये हमारी हो गई पांचवी अवस्था, जिसे हम अधिविष्ट वाताग्र। देखिए यहाँ से समानांतर चल रही है, फिर लहरनुमा हो गई। लहरनुमा के बाद में ठंडी हवा शक्तिशाली होने के कारण गर्म हवा को ऊपर उठा रही है और यहाँ पर चक्राकार हो जाता है और फिर यहाँ पर चक्रवात बिल्कुल न्यून केंद्र हो जाती है, क्योंकि गर्म हवा तो हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और ठंडी हवा चक्राकार रूप में यहाँ पर चलने लगती है। कहाँ से आ रही है? परिधि से केंद्र की ओर जा रही है, इसीलिए ये बिल्कुल लहरनुमा हो जाती है, बिल्कुल वक्राकार रूप को ले लेती है। इस प्रकार से चक्रवात की उत्पत्ति होती रहती है शीतोष्ण कटिबंधीय। और यहाँ पर तो ये गर्म वायु राशि के क्षेत्र का अतिक्रमण कर लेती है, जिससे अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण होता है। और फिर छठी अवस्था में शांत वाताग्र का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? शांत वाताग्र, इनकी अचानक चक्रवात बिल्कुल शांत हो जाते हैं। जैसी पहली अवस्था है ऐसी ही अवस्था में आ जाती है। ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि समानांतर हो जाती है। इस प्रकार से 6 अवस्थाओं के माध्यम से विवर्तनीय और जैव विवर्तनीय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को समझा है।